हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं ये चैप्टर को जहाँ पर हम आए थे। तो हमें आज टूल्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें पहला है प्लो। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में इसका यूज़ देख लिया था, है ना। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इसमें प्लो का यूज़ होता है। अब है हो, मतलब हो क्या? इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग weeds and for loosening of the soil. It has a long rod of wood or iron. A strong broad and bent plate of iron is fixed to the one of its end and works like a blade. It is pulled by animals. ना जो आप 1.1a फिगर में आप देख सकते हो कि हो कैसा होता है, जिसमें जो दो एंड्स है, उसमें जो वुड का है, वुड वाला भाग वो एनिमल्स को लगाया जाता है, और जो उसके पीछे वाला जो भाग है वो सॉइल में रहता है। तो ये है हो का यूज़, जो रिमूविंग ऑफ weeds, मतलब weeds को रिमूव करने के लिए एंड सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए इसका यूज़ होता है। चलिए अब हम देखते हैं कल्टीवेटर। तो कल्टीवेटर क्या है? तो nowadays plowing is done by tractor driven cultivator. The use of cultivator saves labor and time. इसमें हम लेबर और टाइम की बचत कर सकते हैं, और ये ट्रैक्टर के द्वारा ड्राइव किया जाता है, जिससे अच्छे से ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो जाए। मतलब प्लॉइंग के लिए ये अभी जो कहते हैं आधुनिक है, वो ये साधन है कल्टीवेटर। अब हम देखते हैं सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या है? नाउअडेज द सीड ड्रिल, आप फिगर नंबर 1.2b में देख सकते हैं, इज यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। ये भी ट्रैक्टर के हेल्प से चलाया जाता है। दिस सो द सीड यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। उससे क्या होता है, वो जो सीड्स है उसको सोइंग का काम करता है यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ, मतलब एक सरखा अंतर અને ઊંચાઈએ बीज बोવાનું काम करे છે। બરાબર? It's ensure that seed get covered by the soil after sowing. This protects it from being eaten by birds. अब खेत में कई सारे बर्ड्स होंगे, जो बर्ड्स होते हैं वो जो सीड्स होते हैं उसको खा जाते हैं। अभी उसके ऊपर मिट्टी आ जाएगी, थोड़ी डेप्थ में हम शोइंग करेंगे तो उसके ऊपर मिट्टी आ जाएगी सीड्स के ऊपर, और इसकी वजह से जो बर्ड्स हैं उसको खा नहीं पाएंगे। तो हम सीड को ऐसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और जो सोइंग है, तो सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर लाइक कल्टीवेटर। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी सेकंड मेथड जो है सोइंग, है ना। तो सोइंग के बारे में हम देखते हैं। चलिए, हमें अच्छी क्वालिटी वाला क्रॉप चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अच्छी क्वालिटी वाले क्या चाहिए? हमें सीड्स चाहिए। हमें अच्छी क्वालिटी वाले सीड्स चाहिए। अब ये स्टेप सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि हमें कहा जाता है कि आप अच्छा खाओगे तो आपका जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छा होगा। इसी तरह से हमारे जो सीड्स हैं वो अच्छे होंगे तो हमारा क्रॉप भी इतना अच्छा होगा। मतलब हमें जब क्वालिटी अच्छी चाहिए तो हमें सीड्स की क्वालिटी भी अच्छी चूज करनी होगी, तो हमें अच्छा क्रॉप मिलेगा, है ना। तो सोइंग इज एन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी आर सिलेक्टेड। अच्छी क्वालिटी के सीड्स हमें सिलेक्ट करने होंगे, ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है।
farmers prefer to use seed which give high yield. मतलब जो अच्छा और ज़्यादा पाक दे ऐसे सीड्स जो खेडूत है, मतलब जो फार्मर है, वो ऐसे सीड्स पसंद करता है, चूज करता है। अब जो एक्टिविटीज़ आपकी बुक में दी गई है वो एक्टिविटीज़ हम क्लासरूम में परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अभी ये लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में ये सब हो नहीं पाएगा, तो आई प्रॉमिस कि हम ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं बायोलॉजी के चैप्टर में वो हम क्लास में ज़रूर परफॉर्म करेंगे। अब हम जाते हैं थोड़े आगे, जिसमें हमारा नेक्स्ट स्टेप है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। अब हमने सॉइल प्रिपेयर कर दी, हमने सोइंग कर दिया, अब क्या बारी है, उसको खाना देने की बारी है। चलो, तो अब हम उसको कैसा मैन्योर और फर्टिलाइज़र देंगे इसके बारे में हमें बात करनी है, और किस किस टाइप के मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स जो हैं उसमें डिफरेंस क्या होता है, कौन सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, ये सब हमें देखना है। द सब्सटेंस which are added to the soil in form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizer. अब manure and fertilizer किसको बोलते हैं? तो ऐसा सब्सटेंस कि जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ऐड करता है, किसके लिए? तो द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, तो इसको हम बोलेंगे मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। दिस न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। In the certain area, farmers grow crops after crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happened to the nutrients. मतलब ये क्या कहना चाहते हैं कि हम जो है वो खेत में पाक उगाते हैं ना, फार्मिंग करते हैं हम लोग। अब जो सॉइल है उसमें से प्लांट्स को लॉट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, तो जब हम एक के बाद एक ऐसे क्रॉप्स उगाते ही जाएंगे तो क्या होगा, जो सॉइल है उसके अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स है वो कम हो जाएंगे। अगर न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे तो फिर हम जो पाक उगाएंगे, जो हम क्रॉप उगाएंगे तो उसको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे ही नहीं, वो अच्छे से ग्रो ही नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए जो सॉइल में अच्छे से न्यूट्रिएंट्स रहे, इसके लिए हमें मैन्योर एंड फर्टिलाइजर ऐड करना पड़ता है, बाहर से ऐड करना पड़ता है, तभी तो हमारे सब जो प्लांट्स है उनका ग्रोथ अच्छे से हो पाएगा। चलो अब आगे देखते हैं। कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, जो हमने अभी बात की। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। ठीक है, जो हम मैन्योर और फर्टिलाइजर सॉइल में ऐड करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? मैन्योरिंग कहेंगे। Improper or insufficient manuring result in weak plants। चलिए, अब हमने जो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर ऐड किया है सॉइल में वो बहुत ही कम होगा, या फिर ऐसा मैन्योर एंड फर्टिलाइजर है कि जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं है, कुछ न्यूट्रिएंट्स बहुत कम है, तो क्या होगा? इससे हमारे जो प्लांट्स है वो वीक हो जाएंगे, उसका ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगा, है ना। चलिए, मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट। मैन्योर और फर्टिलाइजर दोनों अलग चीज़ है, मतलब अलग अलग तरीके से वो लोग बनते हैं, और उनकी जो
कितनी क्वांटिटी में वो यूज़ होगा वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, वो सॉइल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हम यही देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो जो मैन्योर है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है। वो कैसे बनता है, तो फ्रॉम डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट, जो प्लांट्स और एनिमल वेस्ट होता है उसका डीकम्पोजिशन होता है और इससे हमें मैन्योर बनता है। Farmers dump plant and animals waste in a pits at open place and allow to decompose। एक खड्डा होता है जिसके अंदर वो जो एनिमल्स एंड प्लांट्स का जो वेस्ट होता है उसको वो डालता है, अंदर थोड़ा सा पानी डालता है और उसको डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देता है, उसके ऊपर थोड़ी मिट्टी डालकर। और कुछ दिनों के बाद उसको जब हम बाहर निकालते हैं तो एक ब्लैक सब्सटेंस बनता है, उसको हम बोलते हैं मैन्योर, यानी कि कुदरती खाद ने, कुदरती खातर कहिए छे गुजराती में आपणे। तो ये जो मैन्योर बनता है, द डीकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय some microorganism. The decomposed matter is used as organic manure. You have already learnt about vermicomposting in class 6. Okay, हम क्लास 6 में वर्मी कंपोस्टिंग थियोरी पढ़कर आए हैं, जिसमें हमने देखा है कि वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाते हैं। वर्मी कंपोस्ट यानी क्या, जो अर्थवर्म होते हैं उससे हम खाद बनाते हैं, उसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। तो अब हम देखते हैं फर्टिलाइजर। अब ये डीकम्पोस्टिंग की जो प्रोसेस है वो किससे होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है ना। चलिए, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स which are rich in particular nutrients. How are they different from manure? Fertilizers are produced in factories. Some example of fertilizer are urea, ammonium sulfate, sulfur phosphate, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके। एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो जो फर्टिलाइजर होते हैं वो केमिकल होते हैं, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स। एंड जो मैन्योर्स है, ठीक है, मैन्योर्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और जो फर्टिलाइजर्स है वो केमिकल्स हैं। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो कहाँ पर बनते हैं, कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं। उसके एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, यूरिया, एमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके। एनपीके यानी नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, जो भी आप। तो द यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज हेल्प फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज व्हीट, पैडी एंड मेज। ओके, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो ज़्यादा क्रॉप्स बनाते हैं, मतलब ज़्यादा क्रॉप्स देते हैं फार्मर को। जो उसके बेनिफिट्स है, एडवांटेजेस है फर्टिलाइजर्स के, तो फर्टिलाइजर्स के डिसएडवांटेजेस भी है। वो कुछ टाइम के लिए हमें ज़्यादा क्रॉप्स देगा, लेकिन आफ्टर सम इयर्स दे स्पॉइल आवर सॉइल, है ना, स्पॉइल आवर सॉइल, यानी कि हमारी जो सॉइल है उसको वो खराब कर देता है। उसके जो सारे जो कुदरती न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको ख़त्म कर देता है ज़मीन में। जो ज़मीन का जो बंधारण होता है उसको वो खराब कर देता है। यानी फर्टिलाइजर्स हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करने चाहिए। अच्छा है कि हम मैन्योर्स ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि जो मैन्योर्स होता है उसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होती। यानी इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, जो हम अपने जो MBBS डॉक्टर होते हैं उसके पास से हम कोई दवाई लाते हैं और दवाई लेते हैं, तो हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में उसकी जो साइड इफ़ेक्ट होती है कुछ ना कुछ हमें पता नहीं चलती कि क्या साइड इफ़ेक्ट होती है, मतलब अपने शरीर में वो ज़रूर से साइड इफ़ेक्ट करता है। और जो फर्टिलाइज़र है उसको हम कंपेयर करेंगे हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर से, मतलब जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हमें जो दवाई देते हैं वो हम लेते हैं, तो वो हमारे शरीर में कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगा। वो धीरे धीरे हमारे बॉडी में जो कुछ हमें हुआ है वो उसको धीरे धीरे से ठीक करेगा।
तुरंत नहीं ठीक करता, है ना। तो ये जो मैंने बोला आपने सुना कि आपको समझ आया। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन होगी कि टीचर क्या बोल रहे हैं। जो मैन्योर है वो कुदरती है, तो जो मैन्योर है उसको हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, आयुर्वेदिक के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, आपको अगर यहाँ पर समझ आ गई होगी तो ये इसका मतलब क्या है कि आप अच्छे से मेरा लेक्चर सुन रहे हैं कि टीचर गलत बोले, है ना। तो आपको जगाने के लिए एक गलत था। जो मैन्योर होते हैं उसको हम आयुर्वेदिक के साथ कंपेयर करेंगे कि जो धीरे धीरे अपने शरीर में, अपने बॉडी में असर करेगा। ऐसे मैन्योर जो है धीरे धीरे अपनी सॉइल को अच्छा करेगा, जो जमीन में, अपनी सॉइल में अच्छे से न्यूट्रिएंट्स देगा। और जो फर्टिलाइजर्स है उसको हम एमबीबीएस वाले डॉक्टर की दवाई के साथ कंपेयर करते हैं कि जो हमें तुरंत ही राहत मिल जाती है, तुरंत ही हमारी जो बीमारी है वो जल्दी से चली जाती है और हमारे बॉडी में उसकी साइड इफेक्ट्स भी होती है। तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। इसी तरह आपको समझ में आ गया होगा कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या है। तो हम अब इसका देख लेते हैं डिफरेंस, है ना, डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। सो द फर्टिलाइजर्स का हम पहले देखेंगे, उसके बाद मैन्योर का। तो फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइजर क्या है, मैन मेड इनऑर्गेनिक, मतलब वो मैन मेड है, वो फैक्ट्रीज में बनाया जाता है ना। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन अ फैक्ट्री। जबकि जो हमारा मैन्योर है, मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय डिकम्पोस्टिंग ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज, है ना। जो प्राणी होते हैं, मतलब जो गाय होती है, भैंस होती है ना, तो उसका जो मलमूत्र है उसमें से ये बनाया जाता है। और जो प्लांट्स के रेसिड्यूज होते हैं, मतलब कि जो प्लांट्स के टूटे हुए जो भाग होते हैं उससे बनाया जाता है। मतलब कि वो एक प्रकार का नेचुरल सब्सटेंस है और उसको हम फील्ड्स में ही, यानी कि हमारे फार्म में ही हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब देखते हैं फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। जो फर्टिलाइजर है वो सॉइल में ह्यूमस ऐड नहीं करता, जबकि जो मैन्योर है प्रोवाइड अ लॉट्स ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। The last one is fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. जो fertilizers होते हैं उसमें ये nutrients बहुत ही ज़्यादा होते हैं। कौन से, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। जबकि जो हमारा मैन्योर है, तो मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। जो मैन्योर है उसमें न्यूट्रिएंट्स थोड़े कम होते हैं और फर्टिलाइजर उसमें ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैन्योर हमें ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है और फर्टिलाइज़र हमें कम यूज़ करना पड़ता है। पर इसका डिसएडवांटेज क्या होगा कि जो फर्टिलाइज़र है वो हमारी सॉइल को स्पॉइल कर देगा कुछ ईयर्स में, तुरंत ही नहीं सॉइल करता। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। अब मैंने इतना सारा बताया मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, तो उसके एडवांटेजेस में भी मैं बीच में बोल गई हूँ, आप देख लेना इसमें। ठीक है, तो बस आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम हमारी जो 4th वाला स्टेप है इरिगेशन मेथड, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।